प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाराज विक्रमादित्य ने राजकुमारी लीलावती, जो कि एक ऐसी प्रतिज्ञा से अनेकानेक राजकुमार और राजाओं को आकर्षित करती थी, और वह प्रतिज्ञा पूर्ण न होने के कारण से उन राजा और राजकुमारों को काल कोठरी के अंदर बंद कर देती थी। महाराज विक्रमादित्य ऐसे लोगों की प्रतिभा जो कि कुंठित हो रही है, उन सभी को उन्मुक्त करने के लिए, राजकुमारी का घमंड चूर चूर करने के लिए, राजकुमारी के रूप और सौंदर्य के प्रति आकर्षित होकर उससे विवाह करने के लिए उज्जैनी नगरी को छोड़कर कंचनपुर नगरी में आ जाते हैं, और किस तरह से 4 बार राजकुमारी लीलावती को बोलने के लिए उद्यत कर देते हैं, यह सभी आपने सुना हो। महाराज विक्रमादित्य की विजयश्री होते ही सखी सहेलियों ने ढोल बजाया, नगाड़ा बजाया और नगर के अंदर घोषणा की कि राजकुमारी लीलावती शर्त हार चुकी है। पर राजकुमारी की इस हार में भी बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि ऐसा सुंदर, ऐसा विचक्षण, ऐसा प्रतिभाशाली राजकुमार ढूंढने पर भी नहीं मिलता। और आप सभी को यह जानकर बड़ी खुशी होगी कि चंद मिनटों के अंदर ही वह राजकुमार कौन है, आपको उद्घोषणा के द्वारा ज्ञात हो जाएगा। राजकुमारी लीलावती महाराज विक्रमादित्य को करबद्ध अपना शीश नवाकर अपनी समस्त सखी सहेलियों के साथ में मधुर वाणी के अंदर, मृदु वचनों के अंदर पूछती है कि हे महाभाग, आप अपना परिचय मुझे दीजिए कि कौन हो, कहां से आया हो। महाराज विक्रमादित्य ने कहा कि मेरा कोई लंबा चौड़ा परिचय नहीं है, बहुत संक्षिप्त में मैं अपना परिचय बताता हूं। मैं उज्जैनी पति विक्रमादित्य हूं। जैसे ही उज्जैनी नरेश विक्रमादित्य का नाम सुना, सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। आश्चर्य मित्रित स्वर के अंदर उन लोगों के मुंह से उद्गार निकल पड़े, क्या बात है, महाराज सम्राट विक्रमादित्य, जिनकी देश विदेशों के अंदर, पूरे संसार के अंदर चर्चा बनी हुई रहती है, जो एक न्यायप्रिय है, उद्भट विद्वान है, अपराजय है, जिन्हें कोई आज तक जीत नहीं पाया है, ऐसे साक्षात सम्राट विक्रमादित्य आज हमारे दरबार के अंदर, और होने वाले हमारे राजकुमारी के पतिदेव, क्या बात है। कंचनपुर नगरी तो अब धन्य धन्य हो उठी है। उद्घोषणा की गई, नगाड़े बजाए गए। यह जो राजकुमार आया है, यह और कोई नहीं, स्वयं उज्जैनी पति महाराज विक्रमादित्य है। त्वरित 5 मिनट का अंतराल लेकर महाराज विक्रमादित्य भी एक कक्ष में जाते हैं और अपना राजकीय वेश धारण करते हैं। राजकीय वेश धारण करने के पश्चात जब सखी सहेलियां उन सबको, उस दृश्य को देखती है, महाराज विक्रमादित्य का वह तेजस्वी देदीप्यमान चेहरा देखती है राजकीय पोशाक के अंदर, तो मुग्ध सी हो जाती है। नजर उनकी हटती ही नहीं है, क्योंकि महाराज विक्रमादित्य देखने में भी किसी कामदेव से कम नहीं थे। मोहित हो जाती है।
एक क्षण के लिए राजकुमारी लीलावती सोचती है, बहुत अच्छा हुआ मैंने यहां प्रतिज्ञा की, वरना विक्रमादित्य महाराज जैसे मेरे नसीब में कहां थे। उसने प्रकट रूप में कहा कि महाराज, आपने मुझे संदेशा क्यों नहीं भिजवाया कि मैं स्वयं तुम्हारी प्रतिज्ञा के लिए आ रहा हूं, तुम्हारे चारों बार वचनों को तोड़ने के लिए आ रहा हूं, तुमको बोलने के लिए उद्यत कर सकूंगा, तो मैं भागी चली आती। महाराज विक्रमादित्य ने कहा कि मैं यहां तक किस तरह से पहुंचा हूं यह मुझे ही पता है, मुझे भी कितने पापड़ बेलने पड़े, क्योंकि तुमने मात्र यह प्रतिज्ञा नहीं की, इस प्रतिज्ञा के पीछे भी एक तुम्हारा उद्देश्य था जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। और महाराज विक्रमादित्य ने आज तक जो काल कोठरी के अंदर बंधे हुए राजा और राजकुमारों को तुमने जो बांध के रखा है, उनकी प्रतिभा को कुंठित कर दिया है, यह अच्छा नहीं किया। क्योंकि इन लोगों की जो प्रतिभा है वो राजकीय संपत्ति है और किसी भी राजा को यह अधिकार नहीं है। अरे छोटी सी शर्त हारने के बाद उसको आजन्म कारावास में बंद कर देना, यह कहां का न्याय है। मुझे तुम एक वचन दो। राजकुमारी लीलावती कहने लगी कि महाराज, आप कैसी बात कर रहे हो, शर्त हारने के पश्चात तो मैं आपकी दासी हूं, आपकी अर्धांगिनी बनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, आप आदेश दीजिए। महाराज विक्रमादित्य ने कहा कि कल प्रातः होते ही हम आवश्यक कार्यों से निवृत्त होकर सबसे पहले आपकी काल कोठरी के अंदर जाएंगे और उन समस्त राजा और राजकुमारों को हमें उन्मुक्त करना है। राजकुमारी लीलावती ने कहा, यह नेक काम आप ही अपने हाथों से कीजिए, मैं जरूर आपके साथ चलूंगी। भीड़ इकट्ठी होने लगी राजभवन के बाहर महाराज विक्रमादित्य के दर्शन करने के लिए। आखिर राजकुमारी लीलावती ने उद्घोषणा करवाई कि महाराज थके हुए हैं, तनिक विश्राम करना चाहते हैं और बहुत शीघ्र ही प्रजा को वे दर्शन देंगे और उनके साथ उद्बोधन भी करेंगे। अभी प्रजा अपने अपने घर चली जाए, लौट जाए। दोस्तों, महाराज विक्रमादित्य की छवि, महाराज विक्रमादित्य की चर्चाएं संपूर्ण समष्टि के अंदर, संपूर्ण संसार के अंदर व्याप्त थी, क्योंकि महाराज विक्रमादित्य जैसा कोई था ही नहीं। राजकुमारी भी अपने कक्ष में तनिक विश्राम के लिए चली गई। महाराज के लिए एक सुसज्जित भव्य दिव्य ऐसा भवन के अंदर ही एक कक्ष था, उसमें उनको विश्राम के लिए भेज दिया गया। तनिक विश्राम करने के पश्चात एक दासी आई और कहने लगी, आपकी इजाजत हो तो राजकुमारी लीलावती आपसे मिलना चाहती है। महाराज विक्रमादित्य कहते हैं कि उन्हें अविलंब भेज दिया जाए, मैं स्वयं उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। राजकुमारी लीलावती आती है। विक्रमादित्य महाराज कहते हैं कि लीलावती का स्वागत है, आइए आसनस्थ हो जाइए और इस आसन को अलंकृत कीजिए। राजकुमारी लीलावती कहती है, इस तरह से फॉर्मेलिटी करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो आपकी दासी हूं, दासी ही रहूंगी। आदेश दीजिए। आदेश क्या देना है? इतने में ही सैकड़ों सैनिक वेश में सुसज्जित सैनिकों ने प्रवेश किया। राजकुमारी लीलावती घबरा गई और उसने कहा कि तुम आए कैसे हो? द्वारपाल वगैरह ने तुम्हें रोका नहीं? महाराज विक्रमादित्य ने कहा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरे अंगरक्षक और मेरे गुप्तचर हैं। तनिक लंबी सांस लेकर राजकुमारी रिलैक्स हुई। राजकुमारी लीलावती कहने लगी कि महाराज, आपकी यह यात्रा कैसी रही?
किस तरह से आपको पता चला? महाराज विक्रमादित्य ने अथ से इति तक संपूर्ण घटनाक्रम राजकुमारी लीलावती को कह सुनाया। राजकुमारी लीलावती बोली कि महाराज सब कुछ सही है, पर एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि किस तरह से पुष्पपात्र, जलकुंभ, मेरा कंठहार, ये सब निर्जीव होते हुए भी कैसे बोलने लग गए? ये क्या कीमिया है, क्या जादू है? स्मित हास्य हंसते हुए महाराज विक्रमादित्य ने कहा, समय आने पर यह भी बता दूंगा। उतावली क्यों हो रही हो? आज हम कुछ महत्वपूर्ण बातें करते हैं। क्योंकि सूर्योदय हो चुका था, सूर्य की किरणें संपूर्ण धरा को अपने प्रकाश से प्रकाशित करने लग गई थी। महाराज विक्रमादित्य ने कहा, आज तो हम बातें कर लेते हैं और कल प्रातः होते ही हम कारावास में चलेंगे। राजकुमारी लीलावती कहा, महाराज कल क्यों, आज ही क्यों नहीं? शुभस्य शीघ्रम। मुझे हार्दिक पश्चाताप है। आपकी बातें मुझे यहां तक छूने लगी है कि सचमुच में मैंने बहुत बड़ी गलती की है। हम अभी वहां चलने की व्यवस्था करते हैं। राजकुमारी ने निर्देश दिए, आदेश दिए। तब तक महाराज विक्रमादित्य तैयार हो गए। महाराज विक्रमादित्य को अपनी इस तरह की अर्धांगिनी के रूप में लीलावती को पाकर अपने आप पे गर्व महसूस हो रहा था कि ये मेरी भावनाओं को समझती है, विलंब नहीं करना चाहती है, एक दिन भी क्यों जाने दूं। काश मैं यहां पहले आ गया होता तो अब तक समस्त राजा और राजकुमार अपने अपने देश चले गए होते। पर कोई बात नहीं, जब योग होता है तभी सब कुछ होता है। महाराज विक्रमादित्य सज्ज और सुशोभित लग रहे थे। तैयार होकर राजकुमारी लीलावती के सामने आकर खड़े हो गए। राजकुमारी भी अपने आसन से खड़ी हुई और उनका अभिवादन करते हुए ये दोनों कारागृह के अंदर जाने के लिए उद्यत हो गए। महाराज विक्रमादित्य ने प्रहरियों को आदेश दिया कि यथाशीघ्र जितने भी राजा और राजकुमार जिन जिन कारावास की कोठरियां के अंदर बंद है, उन कोठरियों को खोल दिया जाए, उनके ताले खोल दिया जाए और सब राजा महाराजाओं को एक मैदान के अंदर एकत्रित होने का आदेश दिया जाए। 100-150 राजा राजकुमार और उद्भट विद्वान, जिनकी की दाढ़ी एकदम से बड़ी हुई थी, आंखें अंदर धंस गई थी, कांतिहीन चेहरा हो गया था, बाल मानो जटाओं का रूप धारण करके चेहरे को ढक रही थी, अत्यंत विकराल सा रूप सभी राजा राजकुमारों का हो चुका था। महाराज विक्रमादित्य का हृदय पसीज गया है सब देखकर। उन्होंने एक दृष्टि राजकुमारी की तरफ निहार कर देखते हुए कहा, यह सब अनर्थ हो गया। छोटी सी गलती की वजह से आज ये इतनी बड़ी सजा भोग रहे हैं। मैदान के अंदर एकत्रित होने के पश्चात सभी राजाओं ने एक स्वर में कहा कि हम इस काल कोठरी के अंदर अब जीवन यापन नहीं कर सकते, या तो आज आप हमें हमेशा हमेशा के लिए फांसी की सजा सुना दीजिए, क्योंकि अब यह दुख सहन नहीं होता, या हमें ऐसा कुछ काम दीजिए जिससे कि हम कहीं ना कहीं अपना दिमाग लगा सके। एकांत एकाकी पड़े रहना अब हमारे बस की बात नहीं है। एक एक पल, एक एक क्षण, एक एक साल जैसा व्यतीत हो रहा है। महाराज विक्रमादित्य के आंखों से आंसू निकल पड़े। यही कुछ स्थिति राजकुमारी लीलावती की भी थी। आखिर महाराज विक्रमादित्य ने कहा कि आज के बाद तुम सभी आजाद हो, तुम्हें कोई कार्य करने की भी आवश्यकता नहीं है।
नापित को बुलाया गया, नाई को बुलाया गया और उनकी दाढ़ी वगैरह सब हटाकर उन्हें फिर से राजकुमार का और राजाओं का वेश धारण करने के लिए निर्देश दिए गए। उपटन, चंदन आदि से उनको लेप लगाया गया, चेहरा खिल उठा। सभी आश्चर्यचकित थे कि राजकुमार कौन है जो हमें आजादी दिला रहा है। हाथ जोड़कर महाराज विक्रमादित्य ने कहा कि मैं आपका ही हूं और मुझे विक्रमादित्य कहते हैं। विक्रमादित्य का नाम सुनते ही साष्टांग दंडोत करते हुए सभी राजा महाराजा एक साथ भूमि के ऊपर लेट गए। साक्षात भगवान का रूप धारण करके आप हमारे बीच में आए हो और आज आपकी वजह से ही इस नरक तुल्य यातना से हम उभरने वाले हैं, उभर चुके हैं। महाराज विक्रमादित्य जितने विद्वान थे, जितने विचक्षण थे, जितने प्रकांड पंडित थे, उतने ही ज्यादा दयालु थे। करुणा उनके मन के अंदर कूट कूट कर भरी पड़ी थी, दया भावना भरी पड़ी थी। राजकुमारी लीलावती महाराज विक्रमादित्य को पाकर धन्य धन्य हो उठी थी। महाराज विक्रमादित्य ने कहा कि जब तक आपका स्वास्थ्य समीचीन नहीं होता है, आप हमारे यहीं के अतिथि गृह के अंदर रहोगे और मुख्य अतिथि के रूप में रहोगे। आपको किसी भी प्रकार का अभाव अभियोग नहीं होने पाएगा। आप चंद दिनों के अंदर ही पहले जैसे हो जाओगे। चेहरे के अंदर वो चमक जब तक आती नहीं है तब तक मैं स्वयं आपको जाने नहीं दूंगा और उसके पश्चात आपको यहां नहीं रहना है, आप अपने अपने राज्य में चले जाओगे। सभी प्रसन्न थे, सभी खुश थे। दोस्तों, देश का शासक इस तरह रहता है तो प्रजा भी उनको अपने पिता तुल्य समझती है। ये समस्त राजा महाराजा और राजकुमार हमेशा हमेशा के लिए विक्रमादित्य के ऋणी हो गए। सोचने लगे कि हम तो अपने शरीर की चमड़ी उतार कर इनके लिए मोजड़ी भी बनाएंगे, जूते भी बना के देंगे, तो भी हम इनके कर्जे से मुक्त नहीं हो सकते। जो मां बाप को दर्जा हम देते हैं वही दर्जा महाराज विक्रमादित्य को राजा और राजकुमार दे रहे थे। महाराज अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने कहा राजकुमारी को कि मेरा महत्व इनको छुड़ाना तो था ही था तुम्हारे साथ विवाह करने के पश्चात, पर सबसे बड़ा उत्तरदायित्व मेरा ये था जब मैंने तोता और मैना से सुना था कि इन्होंने बड़े बड़े राजा और राजकुमारों को बंदी बना लिया है, आजन्म कारावास में ठूस दिया है, तब से मेरा मन तड़प रहा था और इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे एक वचन दो। और तुमने भी आज इनको छुड़वा कर सचमुच में यह साबित कर दिया कि तुम मेरी अर्धांगिनी बनने के लायक हो। फिर भी मैं तुमसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, विवाह एक ऐसा बंधन है जो जबरदस्ती नहीं होता। शर्त के अनुसार तुम मेरी हो, पर जब तक तुम्हारा मन नहीं होता है, क्योंकि मैं किसी भी नारी की भावना को ठेस नहीं पहुंचा सकता हूं, नारी के भावना के विपरीत कोई कार्य नहीं कर सकता हूं। तुम भली भांति से सोच लो। राजकुमारी कहने लगी, आप कैसी बात कर रहे हो? मैं तो स्वप्न में भी नहीं सोच सकती थी कि मुझे इस तरह से आप मिलोगे। मेरा तो ये अहोभाग्य है। दोस्तों, महाराज विक्रमादित्य और लीलावती घंटों बातें करते रहते हैं। अब किस तरह से आगे की बात, राजकुमार और राजाओं को विदा करने के पश्चात महाराज विक्रमादित्य फिर से उज्जैनी की ओर लौटेंगे। बहुत कुछ कहानी अभी बाकी है। यह तो सुनने के पश्चात ही आपको पता चलेगा किस तरह से इनकी विवाह होगी, इनकी शादी होगी। बहुत जल्द मिलते हैं। 24 घंटे के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी भारतीय संस्कृति की जो ये कहानियाँ हैं प्रत्येक लोगों तक पहुँचे, प्रत्येक लोगों के कर्ण रंध्रों को आप्लावित करे। ऐसा कुछ आप ही कर सकते हो इन कहानियों को फॉरवर्ड करके। मैं आपका बहुत ज़्यादा ऋणी हूँ
कि 6 महीने के अंदर ही आपने मुझे 1000 नहीं 2000 के भी ऊपर सब्सक्राइबर बन के मेरा हौसला बढ़ाया, मेरी उमंगों को आपने पंख लगा दिए हैं। और इसके पश्चात जैसे ही ये एपिसोड 2-3 दिनों में समाप्त करने की कोशिश करूँगा, उसके बाद छोटी छोटी कहानियाँ प्रतिदिन आपको मेरे इस YouTube चैनल के ऊपर देखने को, सुनने को, पढ़ने को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही प्रेम और आशीर्वाद आप बनाए रहो।